हेल्थ वेबिनार में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हेल्थ सेक्टर को मिला अभूतपूर्व बजट, किसी भी स्वास्थ्य आपदा के लिए रहेंगे तैयार। दो दिन के वायनाड दौरे पर राहुल गांधी मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा न्यायपालिका पर अपनी ताकत थोप रही सरकार। तो वहीं यूपी के मथुरा में कृषि कानून के विरोध में प्रियंका गांधी की महापंचायत मंच पर पहुंचने से पहले हुआ जोरदार स्वागत, किसानों को करेंगे संबोधित। और पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी मामला, अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची सीबीआई, रुजिरा से की पूछताछ। खबर दोपहर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं। हेल्थ क्षेत्र में बजट प्रावधानों के प्रभावी के लिए वेबिनार को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस साल के बजट में हेल्थ सेक्टर को जितना बजट आवंटित किया गया है वो अभूतपूर्व है और ये हर देशवासी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज पूरे विश्व में भारत के हेल्थ सेक्टर की प्रतिष्ठा और भारत के हेल्थ सेक्टर पर भरोसा नए स्तर पर है। पीएम मोदी ने कहा चिकित्सा उपकरणों से लेकर दवाइयों तक, वेंटिलेटर से लेकर वैक्सीन तक, वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर निगरानी ढांचा तक, डॉक्टर से लेकर महामारी तक, हमें सभी पर ध्यान देना है ताकि देश भविष्य में किसी भी स्वास्थ्य आपदा के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान भारत के हेल्थ सेक्टर ने जो मजबूती दिखाई है, अपने जिस अनुभव और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, उसे दुनिया ने बहुत बारीकी से नोट किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना के दौरान भारत के हेल्थ सेक्टर ने जो मजबूती दिखाई है, अपने जिस अनुभव और अपनी शक्ति का ही प्रदर्शन किया है, उसे दुनिया ने बहुत बारीकी से नोट किया है। आज पूरे विश्व में भारत के हेल्थ सेक्टर की प्रतिष्ठा और भारत के हेल्थ सेक्टर पर भरोसा एक नए स्तर पर पहुंचा है। देश को तैयार करना है, इसलिए हेल्थ सेक्टर से जुड़े हर क्षेत्रों को मजबूत करना भी आवश्यक है। मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर मेडिसिन तक, वेंटिलेटर से लेकर वैक्सीन तक, साइंटिफिक रिसर्च से लेकर के सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तक, डॉक्टर से लेकर के तक, हमें सभी पर ताकि देश में भविष्य में आपदा के लिए तरीके से तैयार रहें। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के पीछे मूलतः यही प्रेरणा है। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी केरल के दूसरे दिन के दौरे पर है। केरल के मलप्पुरम में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकार न्यायपालिका पर अपनी इच्छा और शक्ति को थोप रही है। दिल्ली में केंद्र सरकार न्यायपालिका को उसका काम करने से रोक रही है। राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा कि सिर्फ कोर्ट ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार संसद में, राज्यसभा और लोकसभा में भी बहस की अनुमति नहीं दे रही है और लगातार चुनी हुई सरकार को गिरा रही है। और केरल के मलप्पुरम में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि यहां चुनाव जीतने का मतलब हारना या इसका उलट है। तो वहीं कृषि कानून के विरोध में निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान 26 जनवरी के दिन लाल किले पर हुई हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने जम्मू से 2 आरोपियों यानी कि मोहिंदर सिंह और मनदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड किसान फ्रंट के अध्यक्ष मोहिंदर सिंह 26 जनवरी की हिंसा के मामले में जम्मू से हिरासत में लिए गए पहले ये व्यक्ति है। वह जम्मू शहर के चाठा के निवासी है। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें
सोमवार रात हिरासत में ले लिया गया और तत्काल ही पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाया गया है। बता दें आपको ये भी कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 26 जनवरी के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा हुई थी और कुछ प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर धार्मिक झंडा भी लगा दिया था। तो वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच सीबीआई भी एक्शन मोड पर है। दरअसल कोरोना तस्करी में जांच का दायरा बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के परिवार तक पहुंच चुका है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी यानी कि रुजिरा नरूला से सीबीआई की पूछताछ चली और इसके लिए सीबीआई की टीम अभिषेक बनर्जी के घर भी पहुंची। और इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची और बातचीत करने के बाद थोड़ी देर बाद निकल गई। जैसे ही ममता बनर्जी अभिषेक के घर से निकली वैसे ही सीबीआई की टीम भी वहां पहुंच गई थी। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच सीबीआई भी एक्शन मोड पर है। दरअसल कोयला तस्करी में जांच का दायरा बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के परिवार तक पहुंच चुका है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला से सीबीआई की पूछताछ चली और इसके लिए सीबीआई की टीम अभिषेक बनर्जी के घर भी पहुंची। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची और बातचीत करने के लिए बाद वो थोड़ी देर बाद बाहर निकल गई। जैसे ही ममता बनर्जी अभिषेक के घर से निकली वैसे ही सीबीआई की टीम भी वहां पहुंच गई थी। तो लगातार आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच एक सीबीआई का भी एक्शन सामने आ गया है। आपको बता दें कोयला तस्करी में जांच का दायरा बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के परिवार तक पहुंच चुका है। तो रुक करते अगली खबर का। मध्य प्रदेश के इंदौर में भीषण सड़क हादसा हो गया है। दरअसल यहां के लसुड़ा थाना क्षेत्र के तलावली चांदा में तेज रफ्तार कार के बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े ईंधन टैंकर से जा भिड़ने के कारण 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में मारे गए लोगों की उम्र 18 से 28 साल के बीच बताई जा रही है। और आपको बता दें कि पुलिस थाने के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि यह भीषण हादसा उस समय हुआ जब तलावली चांदा क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप के पास सोमवार देर रात सड़क किनारे खड़े ईंधन टैंकर से तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर जा टकराई। और पुलिस अधिकारी ने इसी दौरान बताया दुर्घटना की विकरालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें कार के परखच्चे उड़ गए और इसमें सवार सभी 6 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 5-6 लोग आ रहे थे। रात करीब 1:45 की घटना होगी और खड़े टैंकर में एक टैंकर खड़ा था पेट्रोल पंप पे तलावली के पास में MP 09GA 2499 उसमें गाड़ी घुस गई है पीछे से और जो भी करीब 6 लोग थे उसमें सबकी डेथ हो गई है। ये कहाँ के रहने वाले थे सभी? एक तो हाँ सब इंदौर के, एक तो माल अपने भाग्यश्री कॉलोनी का है हाँ और परिवार के लड़का अपने। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 2 लड़कियों की संदिग्ध मौत के बाद कई सवाल उठे हैं। ट्विटर पर लोगों ने यूपी में बीजेपी की सरकार के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए हैं। लेकिन अब इस मामले को लेकर ट्वीट करने पर 8 ट्विटर हैंडल्स के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। आरोप ये है कि इन ट्विटर यूजर्स ने उन्नाव की घटना को लेकर फेक न्यूज फैलाने का काम किया है। पूरा मामले पर ASP का ये कहना है कि उन्नाव जिले के थाना कोतवाली में 8 के विरुद्ध धारा 153 और IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटित घटना के संदर्भ में सोशल मीडिया पर तथ्यों के विपरीत असत्य एवं भ्रामक सूचनाएं पोस्ट की जा रही हैं। इस संबंध में नीलिम दत्ता आदि 8 के विरुद्ध थाना कोतवाली जनपद उन्नाव पर मुकदमा अपराध संख्या 161/2021 धारा 153।
तो वहीं कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने किसानों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिंदुस्तान में कृषि के बिना नहीं रह सकता है और उन्होंने आगे क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। भारत माता से संबंध रखता है, सीधे सीधे उनसे संबंध रखता है, और जो बाकी बिजनेस है वो किसी न किसी व्यक्ति विशेष से संबंध रखता है। तो ये उन्होंने बहुत सही कहा, क्योंकि ये कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जिसके बिना हिंदुस्तान का एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता, और इसलिए ये भारत माता का प्रसाद के रूप में कृषि है। और हमें तो वहीं पेट्रोल डीजल के साथ साथ सब्जियों के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। बढ़ते महंगाई ने आम लोगों की कमर पूरी तरीके से तोड़ के रख दी है। फल और सब्जी में अब कोई अंतर नहीं रह गया है और दरअसल यूपी के वाराणसी में प्याज के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है और यहाँ प्याज के दाम 60 से 70 रुपए किलो बिक रहे हैं। तो वहीं सारी सब्जियों में सब्जी महंगी भी हो रही है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। गोभी, टमाटर, यही सब, मरचा, प्याज कितना महंगा है? अरे 50-60 रुपया बोल रहा है। प्याज तो बहुत महंगा है, लेकिन मजबूरी है कि खाना है, क्योंकि बिना प्याज के कोई सब्जी बन ही नहीं सकता है। इसलिए चाहे जितना भी महंगा हो खरीदना पड़ेगा ही, क्या करें। लेकिन ये किचन का एकदम भाव बिगाड़ दिया है। 60 रुपया, 65 रुपया, 70 रुपया किलो चल रहा है। इससे पहले कभी नहीं था। 25 रुपया, 30 रुपया किलो मिलता था। अब यही लोग बता सकते हैं, सट्टी वाले ही बता सकते हैं कैसे क्यों महंगा हुआ। शॉर्टेज किस चीज का है। प्याज का दाम इसलिए बढ़ा है कि पेट्रोल और डीजल का दाम बहुत हाई हो गया है, इसलिए हरी सब्जी का दाम और ज्यादा बढ़ रहा है। क्या रेट है प्याज? प्याज हम 50 रुपया केजी बेच रहे हैं। 60 रुपया केजी, 50 रुपया केजी यही चल रहा है। खबर महाराष्ट्र के मुंबई से है, जहां पालघर के सरावली ग्राम पंचायत के आजाद नगर में गंदगी के बीच लोग जिंदगी जीने को मजबूर है। दरअसल आजाद नगर में जो घर बने हुए हैं उनका कोई भी ड्रेनेज लाइन नहीं है और आपको बता दें कि पानी को ऐसे ही खुले में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण दो इमारतों के बीच में पानी भर जाता है। साथ ही बिल्डिंग के आसपास कचरों का ढेर भी जमा हो जाता है। इस दौरान लोगों का कहना है कि सरावली ग्राम पंचायत से कचरे की गाड़ी नहीं आती है और ना ही कोई भी सफाई कर्मचारी आता है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक ओर कोरोना का भय तो दूसरी ओर यहाँ पर गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। लोगों को ये डर लगातार सताने लगा है कहीं कोई बड़ी बीमारी ना फैल जाए। और वहीं लोगों का साथ ये भी कहना है कि प्रशासन से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर विवाद खत्म होने की ओर है और आपको बता दें कि अब दोनों देशों की सेनाएं पैंगोंग झील से पीछे हट रही है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों की माने तो चीन ने पैंगोंग लेक से जिन सैनिकों को हटाया है और उन्हें आगे जाकर रुतोंग इलाके में बसाया जा रहा है, जो कि पैंगोंग लेक के बिल्कुल पूर्वी छोर पर है। और आपको बता दें कि इस इलाके में साल 2019 से ही काम चल रहा था और जब भारत और चीन के सैनिकों के बीच विवाद की शुरुआत हुई थी और अब ये बेस भविष्य में किसी तरह की गतिविधि होने पर चीनी सेना के लिए एक बैकअप की तरह काम कर सकता है। बता दें आपको ये भी कि नए इलाके यानी कि रुतोग में चीनी सेना को बसाया जा रहा है और वो पैंगोंग झील से करीब 100 किलोमीटर और मोल्डो से 110 किलोमीटर दूर है। मोल्डो वही इलाका है जहां विवाद के दौरान दोनों देशों की सेनाओं ने कई बार बातचीत की है। रुतोग के इस इलाके में 2019 से ही सैन्य गतिविधि बढ़ी है, जिससे रडार सिस्टम और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, हेलीपोर्ट, टैंक, ड्रिल्स जैसी गतिविधि शामिल है। और चीनी सेना के द्वारा इन इलाकों में झोपड़ी जैसे घर बनाए गए हैं जिनमें सैनिकों को रोका गया है। और आपको बता दें कि साथ ही इलाका नगारी से जुड़ता है और यहाँ से नगारी तक हवाई और सड़क मार्ग तैयार है। और ऐसे में पैंगोंग झील के पास होने वाली गतिविधियों में चीन भविष्य में इसका इस्तेमाल कर सकता है।
तो वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने करोड़ों की बिजली चोरी के मामले का खुलासा किया है। दरअसल टीम ने 3 नंबर इलाके में कई आटा चक्कियों के ऊपर छापा मारा है। दिखाई ये दे रहा है कि नज़ारा कि फरीदाबाद के 3 नंबर इलाके का ये नज़ारा है और जहां आप आसानी से देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यह सरकार को करोड़ों की बिजली चोरी कर चूना लगाया जा रहा था। सीएम फ्लाइंग को जानकारी मिली कि 3 नंबर इलाके में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी का ये गोरखधंधा चल रहा है, जिसके बाद एक टीम बनाकर छापा मारा गया और फिर जो सामने आया उसे देखकर एक बार सीएम फ्लाइंग की टीम के भी होश उड़ गए हैं। दरअसल यहाँ कई आटा चक्की थी जो बड़े पैमाने पर बिजली चोरी का काम कर रही थी। सर नाम और डेफिनेशन बता दीजिए। मैं सब इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार, मुख्यमंत्री उनदस्ता हरियाणा फरीदाबाद। किस तरह की कार्यवाही आज आपने की है? देखिए, हमें एक सूचना मिली थी कि एसडीएम नगर ए ब्लॉक में गली नंबर 11 में कुछ व्यक्तियों द्वारा भारी मात्रा में बिजली चोरी की जा रही है। हमने बिजली विभाग के अपने एसडीओ और अपने विजिलेंस के जो बिजली विभाग के विजिलेंस है उनके एसडीओ साहिबान से संपर्क किया, उनको साथ लेके यहाँ पे चेकिंग कराई। चेकिंग पे पता चला कि यहाँ पर 3 लोगों द्वारा, जो एक ही परिवार के सदस्य हैं, आसिम मोहम्मद, श्रीमती सायरा और असगर, इनके द्वारा यहाँ पे 9 व 10 किलोवाट के ही बिजली मीटर लगवाए हुए हैं, लेकिन इनके द्वारा एक मीटर पर करीब 35 किलोवाट, दूसरे पर करीब 30 किलोवाट और तीसरे मीटर पर करीब 64 किलोवाट बिजली प्रयोग की जा रही है। तीनों ही बिजली मीटर जो है ना एसडीओ साहब द्वारा जब चेक किए गए, जैसे ही एससी साहब ने मेरे को रिपोर्ट किया, कल आपने सीएम फ्लाइंग के पास जाना है और वहाँ से कोई गुप्त सूचना है जिसकी आपने चेकिंग कर। मैं रिपोर्ट किया गया और सवेरे अपना टाइम अनुसार जैसे बुलाया सीएम फ्लाइंग के साथ में यहाँ मौके पर पहुँचा। अभी हालात आपने क्या देखे हैं? मौके पर देखा, जो कनेक्शन एचटी कैटेगरी में आता है और उसको 10 किलोवाट का लोड देकर ना एक कनेक्शन यूज कर रहे हैं, जिसका बिल कम से कम 35 और 40 हज़ार रुपये कम से कम बिल आना चाहिए और उसका मात्र। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब घर के बाहर खेल रही 2 बच्चियां लापता हो गई। सोमवार 3 बजे लापता हुई बच्चियों में से एक बच्ची का शव सरसों के खेत में मिला है, जबकि दूसरी बच्ची खून से लथपथ गन्ने के खेत में मिली है। घायल बच्ची को पुलिस ने तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बरेली मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। बता दें आपको कि पुलिस ने कॉम्बिंग कर दूसरी बच्ची को गन्ने के खेत से बरामद कर लिया है। घायल अवस्था में मिली दूसरी बच्ची को तत्काल पुलिस की गाड़ी से अस्पताल भेजा गया है, जहां उसकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 3-3:30 बजे उन्होंने घर के पास में ही स्नान किया। उसके बाद फिर वो मदरसा जाती थी पढ़ने, वहाँ 6 बजे के करीब लौटती थी। तो उसके घर वाले जो हैं जब 6 बजे नहीं लौटी तो उसको ढूंढना शुरू किए। तो ढूंढते ढूंढते वो ग्राम खिजीरपुर पहुँचे, जो लगभग 1 किलोमीटर के फासले पर है भानपुर से। तो वहाँ ढूंढने पर एक बच्ची जिसकी उम्र 4 वर्ष है, उसका शव मिला वहाँ। और उसके बाद फिर गांव वालों की मदद से भारी पुलिस बल वहाँ पहुँचा, हम लोग भी वहाँ पहुँचे। उत्तराखंड के विकासनगर में आधी रात के वक्त उप जिलाधिकारी विकासनगर के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल आपको बता दें, कार्रवाई में जिला खनन अधिकारी वीरेंद्र सिंह और नायब तहसीलदार पंचन नेगी और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम शामिल रही है। और आपको ये भी बता दें कि टीम ने मिलकर धर्मावाला कुल्हार रूट पर ये कार्रवाई चली है। खनन माफियाओं में इस कार्रवाई से खलबली मच गई है। अभी जो दूसरे स्टेट से कुलाल के बॉर्डर से जो खनन मटेरियल आ रहा है, जो रात को चलता है, तो उसमें चेकिंग कर रहे हैं। तो उसमें हमें शिकायत मिल रही थी कि कोई अगर स्टोन क्रश्ड मटेरियल नहीं आ रहा है, आरबीएम आ रहा है, या जो नदी के किनारे से उठा के वो लेके आ रहे हैं, तो वो हमने चेक किया है। तो उसमें जो भी है वो सभी स्टोन क्रश्ड मटेरियल आ रहा है। साथ में हम अभी यहाँ धर्म कांटे पे खड़े हैं, यहाँ पर हम गाड़ी का वेट करवा रहे हैं। जो भी ओवरवेट गाड़ियाँ हैं उनको हमने चालान कर दिया है। हमें अभी तक 10 ओवरवेट गाड़ियाँ मिल चुकी है और ये अभियान पूरी रात भर चलेगा। इसमें हम ये देख रहे हैं कि कोई भी अवैध खनन से जो ट्रक लोड होके आ रहा है वो यहाँ हमारे स्टेट में आ ना पाए, किसी भी स्टेट से। तो सर ये आज ही चलेगा अभियान या आगे भी चलता रहेगा? ये हम लगातार अभियान इसको चला रहे हैं और ये आगे भी चलता रहेगा। अभी आप देख रहे हैं कि 12 बज रहे हैं रात के, तो अभी भी हम 2-3 घंटे और यहाँ पर रहेंगे और ये अब लगातार हम इसमें मॉनिटर करेंगे, ताकि जो अदर स्टेट से जो शिकायत हमें मिल रही थी कि अवैध जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली योगी सरकार में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जहां आए दिन भ्रष्टाचार की खबरें सामने आ रही है। एक ऐसा ही ताजा मामला यूपी के गोंडा से सामने आया है, जहां तहसील करनेलगंज में कई सालों से रजिस्ट्रार कानूनों के पद पर कार्य कर रहे गिरीश चंद्र सोनकर का काम कराने के लिए आने वाले फरियादियों से रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति काम कराने के लिए हाथ में पैसे लिए हैं, जिससे रजिस्ट्रार कानूनों तहसील में अपने काउंटर पर बैठकर रुपए लेते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि गिरीश चंद्र सोनकर तालाब पट्टा समेत अन्य भूमि के पट्टे का विभाग देख रहे हैं और वीडियो के वायरल होने के बाद तहसील के कर्मचारियों में खलबली मच गई है। और इसके पहले भी तहसील में लेखपाल की तरफ से रिश्वत लेने का ये वीडियो वायरल हो चुका है। और आपको बता दें कि जिसमें लेखपाल को एसडीएम ने निलंबित कर दिया था। और अभी हाल ही में फल, गल्ला और सब्जी मंडी में भी 2 सहायक निरीक्षकों का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर डीएम ने एडीएम से जांच कराई गई है और दोनों आरोपियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के गांव खेरी में पति द्वारा पत्नी की हत्या करने के मामले में बबेन थाना पुलिस ने पक्का पुल के समीप आवर्धन नहर में पत्नी का शव तलाशने के लिए सर्च अभियान चलाया है। दरअसल आरोपी पति ने पूछताछ में बताया है कि उसने पत्नी को नशीला पदार्थ खिलाकर शव को जला आवर्धन नहर में फेंक दिया था। और बबेन थाना पुलिस गोताखोर की टीम को लेकर सोमवार को आवर्धन नहर पहुंची और देर शाम तक शव बरामद किया गया। इस मुकदमे की तफ्तीश एसपी साहब ने
केस की गंभीरता को देखते हुए CIA 1 को इसकी इन्वेस्टिगेशन सौंप दी और CIA 1 में इंस्पेक्टर जसपाल जी ने इस तफ्तीश में मेहनत स्टार्ट की अपनी। और इसमें जो प्रशांत कौशिक था, ये कथावाचक का काम करता है हरियाणा में, पंजाब में। और हमें गुप्त सूत्रों से पता चला कि प्रशांत कौशिक का एक दोस्त है संदीप, जो सदरपुरा घरोंडे का रहने वाला है, जो इसका कथावाचक में उसके सहायक के रूप में काम। तो वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी से कॉलेज गई 4 छात्राओं के लापता होने की खबर सामने आई है। तो वहीं परिजन लगातार तलाश कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक चारों आपस में सहेलियां हैं और एक छात्रा 12वीं में तो 3 10वीं क्लास की छात्रा है। और आपको बता दें, वे सुबह स्कूल गई थी और शाम को घर वापस नहीं आने पर परिजनों ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जाँच करने के लिए SP ने कई टीमें लगा दी है। 9 बजे स्कूल आई थी। स्कूल जो ने 3:30 बजे आए, जो ने 4 बजे एक जना आए, तो वो कहने लगे बच्चे अभी आ गए घर पे। नहीं, हमने कहा नहीं आए। तो स्कूल आए, स्कूल में कहा गया नहीं आए बच्चे यहाँ स्कूल में। बेटिया किस स्कूल में पढ़ती थी? यही आकन्या में। बस उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पता ही नहीं, मालूम ही नहीं पड़ा। नहीं पहुँची, घर पे नहीं पहुँची, तभी तो हम लोग दौड़ गए। किस क्लास की छात्रा थी? ये 10वीं में थी। और भी लड़कियां उसके साथ में लापता हुई? हाँ, 4 लड़की बोली जाए। यूपी के बिजनौर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कृषि कानूनों को समझाने के लिए गांव में घूम रहे सरकारी प्रचार वाहन को किसानों ने रोक दिया है। और इसी दौरान किसानों ने सरकार से पूछा कि किसानों की आय कैसे दुगनी होगी, क्या प्रचार गाड़ी घुमाने से किसानों की आय दुगनी कैसे होगी। और प्रचार वाहन के चालक को इस दौरान किसानों ने खरी खोटी सुनाई। ये पूरा मामला मडवावर थाने के शाहबाजपुर का बताया जा रहा है। हरिद्वार कुंभ में हर की पौड़ी में समेत तमाम गंगा घाटों पर 256 आस्था कलश स्थापित किए जा रहे हैं। और आपको बता दें, इन कलश में श्रद्धालुओं को अपने पुराने वस्त्रों को विसर्जित करने के लिए संदेश दिया जाएगा, जिसमें श्रद्धालुगण अपने पुराने वस्त्र गंगा जी में ना विसर्जित करें। और प्राय देखा गया कि श्रद्धालुगण अपने पुराने वस्त्रों को तमाम गंगा घाटों पर फेंक देते थे, जिससे इन वस्त्रों से गंगा प्रदूषित होती थी। नमामि गंगे योजना के तहत इस तरह के 256 आस्था कलश तमाम घाटों पर स्थापित किए जा रहे हैं। और आज मेला नियंत्रण भवन में मेला अधिकारी दीपक रावत ने आस्था कलश का जायजा लिया और इसे मजबूत बनाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। और इस मौके पर अपर मेला अधिकारी ललित नारायण मिश्रा भी मौजूद रहे। देखते होंगे कि हरिद्वार में आपने अक्सर देखा होगा, घाटों के किनारे श्रद्धालुगण आते हैं और कई बार अपने पुराने जो वस्त्र हैं वो घाट में त्याग देते हैं या गंगा जी में ही त्याग देते हैं। इस कलश के माध्यम से हम निवेदन कर रहे हैं कि गंगा जी में वस्त्रों को इस तरह से न त्यागें, जो भी उनके कपड़े हैं वो इस कलश में रखें। और इस कलश के नीचे कुछ छोटे छोटे छेद हैं, जिसमें से कि अगर पानी है तो वो बाहर निकल जाएगा। और फिर इसमें जो हमें कपड़े मिलेंगे, इसके हम बहुत से अलग तरह के इसके यूजेस हो सकते हैं, जो हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से इसके कुछ और आइटम्स बना सकते हैं, कारपेट्स बना सकते हैं। और गंगा जी भी इसमें कम मैली होगी। आगे जाके ये हमारे स्ट्रक्चर्स पे फंस जाता है, कई बार हमारे घाटों पे फंस जाता है और वहाँ पे फिर और कबाड़ा जमा होता है। और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है। और कुल मिला के 256 आस्था कलश लगाए जाने हैं, जो हम अलग अलग घाटों पे। खबर दोपहर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।